हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फिर से आपका वेलकम है एक बड़े ही इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल सेशन के अंदर। अगेन बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है। दिस इज बेसिकली सेकंड पार्ट ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर। हमने लास्ट सेशन के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव लिया था। आज सेकंड पार्ट एटॉम और न्यूक्लियर हम लेने वाले हैं। तो गाइज, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है जैसा कि आपको पता है, और आज के दिन हम वापस सारे कॉन्सेप्ट्स को ब्रीफली रिवाइज करेंगे, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस दिखेंगे। तो मैं अगेन आप सबका वेलकम करता हूं, माई सेल्फ एपीजे सर। आओ फिजिक्स को जीतें। तो गाइस, सबसे पहले अगर अपन बात करें इस चैप्टर के अंदर, अगर अपन सबसे पहले बात करें इस चैप्टर के अंदर, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगर अपन उन सब चीजों को देखें, तो सबसे पहला मॉडल जो हमें पढ़ना चाहिए दैट इज बेसिकली बोर मॉडल। बोर मॉडल, इससे पहले भी दो मॉडल हैं जैसे कि आपने पढ़ा होगा, थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल, बट वो एब्सोल्यूट मॉडल्स हैं तो उनकी हम बात नहीं करते हैं। न्यूमेरिकली बहुत ज्यादा उन पर बातचीत नहीं होती है। थ्योरेटिकल एक आध क्वेश्चन आता है, वो अपन अभी देख भी लेंगे। ब्रीफ आइडिया क्या था, थॉमसन ने क्या बोला था? थॉमसन ने एज्यूम किया था कि जितने भी जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं एटम के, वो सब एक प्लम पुडिंग मॉडल के अंदर है। दे आर लाइंग इनसाइड अ स्फेयर, एक तरबूज की तरह उसने माना। ठीक है। उसके बाद रदरफोर्ड आया। रदरफोर्ड ने अपना गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, और गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट जिसको हम कहते हैं कि अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए उसके ऊपर, गोल्ड फॉयल के ऊपर, और देखने को मिला कि कुछ पार्टिकल्स जो है वो सीधे चले गए, कुछ पार्टिकल्स स्कैटर हो गए। वहां से उन्होंने बताया कि भाई सारा मास तो न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास रिवॉल्व करने चाहिए इन ऑर्बिट्स। बट अगेन कुछ चीजें थी जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिर रहा है न्यूक्लियस के अंदर अगर न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है। दूसरा, न्यूक्लियस का जो मास आना चाहिए उतना मास आ क्यों नहीं रहा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड मास एंड द ऑब्जर्व्ड मास। ये दो चीजें देखने को मिली, राइट। तो अगेन इन प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया एक नेक्स्ट फिजिसिस्ट ने जिनका नाम था नील्स बोर, और बोर ने अपना मॉडल दिया जिसको हम बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कहते हैं। कि बोर ने अपना जो मॉडल दिया वो सिंगल इलेक्ट्रॉन मटेरियल्स के ऊपर चलता है, मतलब हाइड्रोजन पे चल जाएगा, हीलियम प्लस पे चल जाएगा, ठीक है, बेरिलियम प्लस 3 पे चल जाएगा। तो ऐसे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के ऊपर हम बात कर सकते हैं। क्या बोला, अगर अपन फटाफट पोस्टुलेट्स देख लें, क्योंकि इन पर बेस्ड भी कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन, असर्शन, रीजन बन सकता है। तो पहला पोस्टुलेट क्या था बोर का? तो बोर का पहला पोस्टुलेट था, बोर ने क्या माना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम में रिवॉल्व कर रहा है एक सर्टेन ऑर्बिट में, एक स्टेबल ऑर्बिट में, एक सर्कुलर ऑर्बिट में, विदाउट एमिटिंग या विदाउट रेडिएटिंग एनी एनर्जी। क्योंकि मैक्सवेल की थ्योरी है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करनी चाहिए। तो यहां पर बोर ने बोला कि नहीं, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है जो कि स्टेबल ऑर्बिट है, और हर एटम हैज सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स, की कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स हैं जिसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। यहां पर एक क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया बोर ने कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज है, और साथ ही साथ जो ऑर्बिट्स हैं वो सिर्फ वही पॉसिबल है जिसमें एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है, जिसकी हम बात करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट इन दीज ऑर्बिट्स, ईच पॉसिबल ऑर्बिट हैज डेफिनेट टोटल एनर्जी, जो कि मैंने भी आपको बोला these stable orbits are called stationary or states of the atom। कि बेसिकली जो एटम है उसके अंदर क्या चीज बोली गई कि सेंटर पे न्यूक्लियस है, ठीक है, सेंटर पे न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर हम मान के चल रहे कि सारा पॉजिटिव चार्ज इसी के अंदर है, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके आसपास अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट। और हम यहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी ले रहे हैं, मतलब हम मान करके चल रहे हैं कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम मान के चल रहे हैं कि उस इलेक्ट्रॉन पर टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लग रहा है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह रहे हैं, और वो इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करा रहा है। ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन का फंडा यहां पे भी आता जाता है।
राइट। तो ये बात हुई पहले पोस्टुलेट की कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट में, एक स्टेशनरी ऑर्बिट में। अगर मैं इस न्यूक्लियस पे मान लेता हूं Ze के बराबर चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों तरफ अगर किसी v स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, अगर इस ऑर्बिट का रेडियस r है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि एक इक्वेशन, इस पर जो सेंटर की तरफ फोर्स लगना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, दिस शुड बी इक्वल टू mv²/r। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो टुवर्ड द सेंटर मिल रहा है, और वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ये इक्वेशन हम यहां से बना सकते हैं। दूसरा पोस्टुलेट क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है वो सर्टेन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है, राइट। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है वो सर्टेन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम ओनली इन दीज स्टेबल ऑर्बिट्स। जैसे कि मैंने बोला कि सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है जहां पर जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है। मतलब केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर पाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी रेडियस के ऑर्बिट में या किसी भी डिस्क्रीट, किसी भी कंटिन्यूस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। ऑर्बिट्स डिस्क्रीट है, मतलब कुछ फिक्स ऑर्बिट्स हैं, और किसी भी ऑर्बिट में उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कुछ इस टाइप का होना चाहिए। इट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। मतलब लेट सपोज हम बोल सकते हैं इसकी वैल्यू कुछ nh/2π के बराबर होगी, जहां h प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी ऑर्बिट में उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो nh/2π के बराबर होगा, जहां पर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अगर आप क्वांटम नंबर समझते हैं जिसकी वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन ऑर्बिट्स के नंबर्स के हिसाब से हो सकती है, ठीक है। तो पहली चीज, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है सेंटर की तरफ वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा, हम ये मान करके चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसमें उसका जो एंगुलर मोमेंटम है ऑर्बिट का वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है। मूविंग अहेड, तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट जो बातचीत यहां पे हुई कि तीसरे पोस्टुलेट में इलेक्ट्रॉन कैन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेबल ऑर्बिट टू अनदर स्टेबल ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल ऑर्बिट से दूसरे स्टेबल ऑर्बिट में जा सकता है। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। अगर मैं मानता हूं कि लेट सपोज ये एक ऑर्बिट है और ये एक दूसरी ऑर्बिट है, तो यहां दो पॉसिबिलिटी है। देखिए, इलेक्ट्रॉन है वो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये लोअर एनर्जी स्टेट है, ये हायर एनर्जी स्टेट है। वो लोअर एनर्जी स्टेट है, वो हायर एनर्जी स्टेट है, या वो हम बोल सकते हैं कि लोअर ऑर्बिट है, वो अपर ऑर्बिट है, ठीक है। कुछ भी टर्मिनोलॉजी आप यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं इसका क्वांटम नंबर n1, इसका क्वांटम नंबर n2, ठीक है। बेसिक यहीं से बनेगा और इसी के आसपास सारे फॉर्मूले चलेंगे। तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट में हो, लोअर एनर्जी स्टेट में हो और क्या करे, वो किसी फोटोन को एब्जॉर्ब कर ले जिसकी एनर्जी hν हो। फोटोन की एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था, hc/λ hν लिख सकते हैं हम। इसको एब्जॉर्ब करके क्या होगा, या तो ये इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, अगर इसके पास, इस फोटोन के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी है जो कि इन दो एनर्जी लेवल के गैप के बराबर है, तो ये फोटोन एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये जो स्पेक्ट्रम होता है जिसके अंदर ऐसे फोटोन एब्जॉर्ब होते हैं, स्पेक्ट्रम को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। कुछ डार्क लाइंस नजर आती हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। ऐसी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हायर एक्साइटेड स्टेट में है, हायर एनर्जी लेवल में है, और वहां से ये लोअर एनर्जी लेवल में आ जाए। अब अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आना है तो क्या करना पड़ेगा, तो इसको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को लूज करना पड़ेगा। लेकिन ये जो एनर्जी लूज करेगा वो एक फोटोन की फॉर्म में करेगा। कि जो भी एटॉमिक यहाँ पे ट्रांजिशन होंगे उसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब या एनर्जी लॉस होगा, हम बोल रहे हैं वो किस फॉर्म में होगा, वो एक फोटोन के फॉर्म में होगा। एब्जॉर्ब करेगा तो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट चला जाएगा, फोटोन जो है एमिट करेगा, रिलीज करेगा, तो हम बोल सकते हैं कि हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। इस केस में हम बोलते हैं कि हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा इसको एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं, एमिशन एमिट किया। तो ऐसे स्पेक्ट्रम में हमें ब्राइट लाइंस देखने को मिलती हैं स्पेक्ट्रम के अंदर। आई होप आपने ये सब पोर्शन केमिस्ट्री में भी
समझा होगा, क्योंकि ये और यहाँ और वहां एकदम सिमिलर सी बातें हैं। तो हम यूजुअली दो तरह के स्पेक्ट्रम लिखते हैं, एक एमिशन स्पेक्ट्रम जहां पर फोटोन एमिट हो रहे हैं, और वो कब देखने को मिलेगा, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन किसी हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है, ठीक है, यानी कि गैस जो है वो एक्साइटेड फॉर्म में है, ठीक है। दूसरा हम बोल सकते हैं कि हमें जो स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा वो कौन सा है, जिसमें फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो इसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। ठीक है, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्पेक्ट्रम पॉसिबल, वन इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, वन इज एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, फोटोन एब्जॉर्ब हुआ तो स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, फोटोन एमिट हुआ तो स्पेक्ट्रम एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा, मतलब एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी कैसे बढ़ी, तो फोटोन एब्जॉर्ब किया होगा उसने, ठीक है, तो उस केस में फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा होगा। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं वहां पे क्या हुआ होगा, वहां पे क्या हुआ होगा। ठीक है गाइस, पेशेंस रखिएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इशू हुआ है, अभी वापस आ जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, उस केस में क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है, तो अगर हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा। हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है तो एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा, तो मतलब उस केस में फोटोन एमिट हो रहा है, इसलिए इसको हम एमिशन स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। बात क्लियर हो जाती है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसी के आसपास बहुत सारी कहानी चलने वाली है। ठीक है, तो ये बात हो गई। और जो भी फोटोन एब्जॉर्ब होगा या एमिट होगा, उसकी जो एनर्जी है, ठीक है, वो बेसिकली इन दोनों एनर्जी स्टेट्स के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होनी चाहिए। EI हम बोल रहे हैं इनिशियल स्टेट जहां पे वो था, EF फाइनली जहां वो पहुंच रहा है, इतनी एनर्जी का फोटोन हम बोल सकते हैं कि ट्रांजिशन के अंदर यूज हो रहा होगा। ठीक है, इस EH को EI भी लिख सकते हैं, EL को EF भी लिख सकते हैं। यहां पर हमने हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आते हुए माना हुआ है, जैसे EI एंड EF आर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। ठीक है, इसके बारे में बात की गई है। पहला सवाल, अब जितने भी सवाल आज हम देखने वाले हैं, ये यूजुअली सारे क्वेश्चन जो है वो जेई मेन या नीट के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप साथ साथ करते चलिएगा, वो ईयर्स मेंशन नहीं है जानबूझ के। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन अपने सामने आ गया। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फोर्स दैट अलाउज इलेक्ट्रॉन टू मूव अराउंड द न्यूक्लियस इज, कौन सा फोर्स इलेक्ट्रॉन को मदद कर रहा है रिवॉल्व करने में, कौन सा फोर्स मदद कर रहा है इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने में। ठीक है, जैसा भी अपन ने पहले पोस्टुलेट के वक्त बताया था, वो फोर्स कौन सा है, तो वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मतलब आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, आराम से पढ़ लीजिए, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग प्रिया, आ जाइए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इस क्वेश्चन, हेलो रोहित, चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाइए। तो दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम एंड इट्स all its positive charge are concentrated in a tiny nucleus and the electrons revolve around it is Rutherford model। ऐसा रदरफोर्ड ने कहा था कि सारा मास जो है पॉजिटिव मास वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे थे, ऐसा रदरफोर्ड ने कहा था, मतलब स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 पे आ जाइए। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, एन एटम इज एन स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्जेस विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो ऐसा तो रदरफोर्ड ने नहीं कहा था, ठीक है, ये तो गलत हो गया, क्योंकि ऐसा तो थॉमसन ने कहा था, ये तो थॉमसन मॉडल है। ठीक है, ये तो थॉमसन मॉडल है, थॉमसन मॉडल है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन सही हो गया। यस रोहित, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट जो 2 है वो फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं। तो हमने बोला कि हमने दो इक्वेशन बना ली, मैं जो कि इक्वेशन वापस से आपके सामने लिख देता हूं। पहली इक्वेशन हमने क्या बोली कि जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, विच इज के जेड ई अपॉन आर स्क्वायर, मान लेते हैं nth ऑर्बिट में, तो आर एन स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू
mvn² अपॉन rn, ये मानते हुए कि इलेक्ट्रॉन किसी nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। एक इक्वेशन हमने ये बनाई। दूसरी इक्वेशन हमने बोला कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, अब एंगुलर मोमेंटम एक पार्टिकल क्या होता है, mvr, ये किसके बराबर होना चाहिए, तो दिस इज इक्वल टू nh/2π। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। तो जब हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने पे हमें दो बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मिलते हैं जिनपे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हेलो यासिर, ठीक है। तो इनपे दो बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है। पहला फॉर्मूला आता है स्पीड का, कि किसी nth ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करा तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो उसको आप याद रख सकते हो c/137 इंटू z/n, ठीक है। या फिर आप चाहो तो 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इंटू z/n, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, कौन से फॉर्म में आप याद रखना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है। पहला फॉर्मूला क्या है, 2.2 इंटू 10⁻6 इंटू z/n, या फिर c/137 इंटू z/n, जो भी फॉर्म आपको अच्छा लगता है वो याद रख सकते हो, ठीक है। रोहित, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होनी चाहिए दोस्त। देखिए अच्छा सवाल जब बनता है ना, वैसे तो नीट का लेवल बहुत इजी आ रहा है, बट यू नेवर नो इस साल पेपर वापस पिक कर जाएगा तो अब ऐसा थोड़ा है कि अरे मैंने तो तैयारी नहीं करी थी, अगले साल फिर वापस से तैयारी करूंगा, वो रिस्क नहीं ले सकते ना अपन। अपने को तो सारी चीजें कवर करते हुए चलनी है। तो अपन बेसिक में बहुत डीप डाइव डेरिवेशन में नहीं करूंगा, बट आपको पता होना चाहिए कौन सी बात कैसे आ रही है, ठीक है। हम डेरिवेशन में नहीं घुस रहे हैं, फिर बोल रहा हूं। तो पहली बात तो ये इक्वेशन इन दो इक्वेशन से आई है, ठीक है। अब अगर मान लो रिवॉल्विंग पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की जगह कोई और ले लें तो क्या फर्क पड़ता है इक्वेशन पे, तो आपको फर्क समझ में आना चाहिए। हो सकता है वो उसका चार्ज कुछ अलग हो, तो ये चार्ज इलेक्ट्रॉन का लिया था, उसकी जगह उसका पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा। हो सकता है उसका मास इलेक्ट्रॉन से डबल हो, एक हाइपोथेटिकल एटम का एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल ले ले जो रिवॉल्व कर रहा है, तो हाइपोथेटिकल का मास डबल होगा तो यहाँ पर n की जगह 2m लेना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली सॉल्व करना पड़ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला बन गया स्पीड का फॉर्मूला क्या बन गया, c/137 इंटू z/n, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया रेडियस का, देखिए रेडियस का फॉर्मूला क्या बन गया, तो रेडियस का फॉर्मूला यूजुअली आप जो लिखते हो nth ऑर्बिट में वो ये लिखते हो r0 इंटू n²/z, ठीक है। जहां पे r0 की वैल्यू क्या होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम। दिस इज बेसिकली रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस ये होता है 0.529 इंटू, ठीक है, 0.529 एंगस्ट्रॉम के बराबर। किसी और ऑर्बिट का निकालना है तो इंटू n² कर देंगे, किसी और हाइड्रोजन लाइक स्पीशी का निकालना है तो डिवाइड बाय z कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर दो बातें समझ लेना, चलो इतनी सी कि जो स्पीड है ना उसके फॉर्मूले में मास नहीं आता है, मतलब v जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब आप कोई भी और मॉडल भी ले लेंगे या कोई और रिवॉल्विंग पार्टिकल भी ले लेंगे तो उसमें भी स्पीड वही आएगी उसकी, लेकिन रेडियस में देखोगे अपॉन में मास आ रहा है, मतलब रेडियस जो है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मास चेंज करने का क्या फर्क पड़ेगा, मान लेते इलेक्ट्रॉन का मास डबल कर दें तो जो रेडियस है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, मास डबल रेडियस हाफ हो जाएंगे। फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या हो जाएगा, तो 0.529 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मूले क्या क्या ध्यान रखने हैं, फॉर्मूला ध्यान रखना है पहला स्पीड का फॉर्मूला क्या है c/137 इंटू z/n। बात समझ में आ गई। ऑलराइट गाइस, वी आर बैक। कुछ इंटरनेट इशू हो गया था, ठीक है। जैसे कि हमने बोला मुसीबतें तो आती रहेंगी, जो इनसे लड़ेगा वही तो आगे बढ़ेगा, ठीक है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हार नहीं माननी, लड़ते रहना है, जो भी समस्या सामने है उससे भिड़ते रहना है। तो वापस से इसी मोटिव के साथ फिर शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि भैया फिर से देख लो, डिसकंटिन्यूटी होगी हो तो रेडियस जो है वो r0 इंटू n²/z लेंगे, जहां पे r0 की वैल्यू 0.529 है। अगर मान लेते हैं कि स्पीड की बात करें तो मास पे डिपेंड नहीं करती है, मान लेते हैं कि रिवॉल्विंग पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन की जगह कोई और हाइपोथेटिकल पार्टिकल ले लें तो मास से इंडिपेंडेंट है, मतलब
कोई भी लो सबके लिए स्पीड सेम आएगी। बट अगर कोई और ले रखा है रेडियस की टर्म से बात करेंगे तो वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये ध्यान रख लेना। दूसरी बात, स्पीड जो है वो z/n के साथ प्रोपोर्शनलिटी रखता है। मतलब अगर आप सेम ऑर्बिट का अलग अलग एटम्स के लिए बात करेंगे तो स्पीड अलग अलग आएगा। अगर आप हाइड्रोजन हीलियम के लिए देखेंगे तो हीलियम के लिए Z2 हो गया, तो वहां पे उसकी स्पीड जो होगी भले ग्राउंड स्टेट की बात करें लेकिन डबल हो जाएगी। सेम अगर हम यहाँ पे बात करें रेडियस की, तो रेडियस n²/z के प्रोपोर्शनल है। n²/z के प्रोपोर्शनल मतलब z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब मैं हाइड्रोजन और हीलियम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस कंपेयर करूंगा तो हीलियम का हाफ हो जाएगा क्योंकि उसका Z2 हो गया है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान रखनी है और इन्हीं पर ही क्वेश्चन आते हैं। सबसे प्यारी बात क्या है, इन्हीं पर क्वेश्चन आते हैं। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसको सीखना बहुत आसान है और इसको आप बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हो और इसका क्वेश्चन आएगा तो आप कर ही सकते हो फॉर श्योर। आ जाइए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा। पहला क्वेश्चन, इफ r इज द रेडियस ऑफ द लोएस्ट ऑर्बिट, लोएस्ट ऑर्बिट मतलब ग्राउंड स्टेट भी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट, लोएस्ट ऑर्बिट, ग्राउंड स्टेट, एक ही बात है सब, ठीक है, ऑफ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, देन द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होगा? तो nth ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा? तो अभी अपन ने बोला कि भाई r किसके बराबर है, r0 इंटू n²/z, क्योंकि हाइड्रोजन की बात हो रही है तो h1 ले लीजिए। और r0 को अगर इसने, अगर n कह रहे हैं r0 को इसने r बोला तो ये बेसिकली क्या हो गया, rn² हो गया। rn² हो गया मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन हो गया। तो ए ऑप्शन हैज टू बी करेक्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। रेडियस ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट फॉर इलेक्ट्रॉन इज r। थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब n इज इक्वल टू 3। तो n इज इक्वल टू 3 का रेडियस r है, तो रेडियस ऑफ फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होगा? तो रेडियस ऑफ फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होगा? तो क्या, पहली बात समझ लीजिए क्या दिला है, थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस r है, मतलब r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, r0 इंटू 3² ठीक है, r0 इंटू n²/z, तो n की जगह 3 ले लिया। ठीक है, अब ये फोर्थ का पूछ रहा, मान लेते हैं उसका रेडियस r' है, तो वो क्या बन जाएगा, r0 इंटू 4² तो यहां से सॉल्व करोगे तो r/r' क्या आ गया दोस्तों, तो दैट विल कम आउट टू बी 9/16, मतलब r' की वैल्यू कितनी होगी, 16r/9। देखिए 10 सेकंड का क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है आपको? चेक कर लीजिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। तो नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले एनर्जी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने जब उन इक्वेशंस को सॉल्व किया तो जब एनर्जी के पास जाते हैं तो एनर्जी का एक्सप्रेशन कुछ ही आ जाता है, nth ऑर्बिट की एनर्जी माइनस E0 m डैश, m डैश मतलब कोई और रिवॉल्विंग पार्टिकल होगा तो उसका मास के हिसाब से बात कर रहे होंगे, m डैश रेशियो है मासेस का। ठीक है, ठीक है, अब R0 क्या है, तो R0 की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम। जो समझ नहीं आ रहा वो पूछते जाना भाई। ठीक है, जो भी इशू है वो पूछते जाइए, क्या नहीं समझ में आ रहा है। तो R0 का वैल्यू 0.53, E0 का वैल्यू 13.6 आ जाता है। तो यहां से हमें किसी nth ऑर्बिट की एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाता है, इट बिकम्स माइनस E0 मल्टीप्लाइड बाय z²/n²। ठीक है, जहां पे E0 की वैल्यू कितनी है, तो E0 की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जहां पर अगर आप इस I0 को चाहो तो आप RHC भी लिख सकते हो, जहां पर R को हम रिडबर्ग कांस्टेंट कहते थे। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है दोस्त, तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू या तो 1.1 इंटू 10⁻⁷, ठीक है, 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स लिख सकते हो। बहुत बार हमें 1 बार यूज करना पड़ता है, 1 बार अप्रोक्सीमेटली 912 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ठीक है, ये है कि याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, हेलो निर्भय। ठीक है, समझते जाइए बेटा, जो नहीं समझ में आए पूछते जाइए। ठीक है, औरों को इग्नोर कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए। सक्सेस पाना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस हटाना। ठीक है, सिर्फ वो इंसान सक्सीड नहीं हो सकता जो टैलेंटेड है, टैलेंटेड तो बहुत लोग हैं लेकिन सब डिस्ट्रैक्टेड हैं।
आपको फोकस रखना है अपने काम पे, 100% ईमानदारी से काम करना है और देखिए फिर सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो ठीक है, तो यहां पर हमें मिल गया कि हम 1/r को 912 आर्मस्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं। याद रखिएगा फॉर्मूला, या आर की वैल्यू 1.1 × 10⁷ मीटर इनवर्स होती है। ठीक है, एनर्जी को -E0 Z² / n² लिख सकते हैं, तो मतलब एनर्जी जो है वो Z² / n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या यहां से आप देख सकते हो कि एनर्जी जो है वो, अगर मास के टर्म से बात कर रहे हैं तो एनर्जी जो है वो रिवॉल्विंग पार्टिकल के मास के प्रोपोर्शनल है। मतलब मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन की जगह दूसरा कोई पार्टिकल ले लूं जो रिवॉल्व कर रहा है, जिसका चार्ज तो सेम है लेकिन मास डबल है, तो उसकी फिर ऑर्बिट की एनर्जी भी डबल हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ जाती है। तो क्या क्या चीज अपन ने समझ ली, क्या क्या फॉर्मूले ध्यान रखने, एक रेडियस का, जी ठीक है, लाइव अगेन, ऑल राइट ऑल राइट। मुसीबतें आती रहेंगी, हार नहीं मानना है। बड़ा फेमस आजकल चल रहा है ना रीस्टार्ट। तो रेडियस का फॉर्मूला देखा, R0 × n² / z करके लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे स्पीड को C/137 × z/n कर लेंगे। ऐसे एनर्जी -E0 × Z² / n² हो जाएगी, या -13.6 × Z² / n², किसी भी स्टेट की हम एनर्जी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो जहां पर क्या ध्यान रखना था, आर की वैल्यू क्या है, 1.1 × 10⁷ मीटर इनवर्स, या फिर उसको 912 एंगस्ट्रॉम 1/r को लिख सकते हैं, जरूरत पड़ने पे यूज कर सकते हैं। E0 क्या है, तो E0 की वैल्यू RHc के बराबर है, जहां पर R क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, H प्लैंक कांस्टेंट है, C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, ऑलराइट, क्लियरली ऑडिबल विजिबल हूं मैं सबको। चलिए, तो हमने बोला कि अगर अगर इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जा रहा है तो वो एनर्जी ट्रांजिशन करेगा। ठीक है, या तो फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा या फोटोन को एमिट करेगा। जैसे कि मैंने बोला, एक को हम एमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे, एक को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। एब्जॉर्ब कर रहा होगा फोटोन तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिट कर रहा होगा तो एमिशन स्पेक्ट्रम। अब उसकी जो एनर्जी होगी वो बेसिकली क्या होगी, तो हम बोल सकते हैं दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होगी। अपर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमने उसको लिख दिया RHc Z² 1/NL² - 1/NU² के ये बराबर बन जाएगा, और ये hν या hc/λ के बराबर होगा। ठीक है, यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, ठीक है इमरान, नेक्स्ट वीक में करंट इलेक्ट्रिसिटी लेंगे बेटा। अपन ने इस तरह से कोशिश करेंगे 12th का टॉपिक 11th का टॉपिक लेते हुए चले। जैसे अपन अभी मॉडर्न कंप्लीट करेंगे आज और कल के अंदर, फिर उसके बाद सेंटर ऑफ मास एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोलिजन एक टॉपिक है वो अपन पिक कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट वीक के अंदर हम फिर एक 12th का टॉपिक लेंगे, उसके साथ एक 11th का टॉपिक लेंगे। तो 12th 11 दोनों दो दो दिन 3 दिन लेकर के चलेंगे ना, तो अपने आप आपका मेजोरिटी ऑफ द मेन चैप्टर्स में जो है वो कंप्लीट करा पाऊंगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यहां पर ध्यान क्या रखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है न्यूक्लियस के चारों तरफ, दिस इज बेसिकली आइडेंटिकल टू अ सैटेलाइट मोशन। एक प्लैनेट के चारों तरफ एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। दीज बोथ आर आइडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी मतलब कि अगर आप फॉर्मूले देखोगे, फॉर्मूले की वैल्यू नहीं, तो यहां पर भी जो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी आती है, तो टोटल एनर्जी जो होती है इट इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मतलब अगर किसी स्टेट की टोटल एनर्जी -13.6 है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी +13.6 होगी।
किसी स्टेट की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उस स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी -27.2 डबल ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी लिखते वक्त हम मान करके चल रहे हैं कि इन्फिनिटी पे हमने अपना रेफरेंस पॉइंट लिया है। अगर इन्फिनिटी की जगह कहीं और लेते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, कोशिश करेंगे उस पर भी कोई बात करें। ठीक है, तो ये बात हो गई काइनेटिक एनर्जी की, ये बात हो गई पोटेंशियल एनर्जी की। इसी के साथ साथ ये हमने बात कर ली पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड डबल है, मैग्नीट्यूड डबल है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड टोटल एनर्जी के इक्वल है। ऑलराइट, चलिए तो यहां से आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते, क्वेश्चन से सबसे पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से शुरू करते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये बड़ा ही कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन अ सिंपल बोर मॉडल कैन नॉट बी डायरेक्टली अप्लाइड टू कैलकुलेट द एनर्जी लेवल्स ऑफ अ एटम विद मेनी इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज बिकॉज जिसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं स्पीशी, तो उस पर हम ये बोर मॉडल लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? of the electrons, because this is because of the electrons not being subject to a central force। कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं अलग अलग ऑर्बिट में, ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन पे आप देखोगे तो न्यूक्लियस के साथ साथ बाकी इलेक्ट्रॉन्स की भी तो फोर्स लग रहे हैं, तो क्या इस पे लगने वाला नेट फोर्स सेंटर की तरफ है? नहीं है। ये प्रोबेबल रीजन है बोर मॉडल नहीं लगेगा। ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन कोलाइडिंग विद ईच अदर, क्या कोलिजन भी हो रहे हैं? देखा जाए तो वो भी हो रहे हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट भी है, बिल्कुल है। ठीक है, और तो हम बोल सकते हैं यहां पर ये तीनों पॉसिबल रीजंस ले सकते हैं, बट सबसे ज्यादा एक्यूरेट अगर सिंगल करेक्ट आंसर देना है तो वो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम हैज एंगुलर मोमेंटम h अकॉर्डिंग टू दी h/2 लिखा होना चाहिए या h बार लिखा होना चाहिए। According to the simple Bohr model, angular momentum is a vector and hence there will be infinitely many orbits with the vector pointing in all possible direction. In actuality this is not true। ऐसा होता नहीं है। लेकिन क्यों नहीं होता ऐसा? Why this is not correct in actuality? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन पढ़ लीजिए फटाफट और आप बताइए आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? बिकॉज बोर मॉडल गिव्स इनकरेक्ट वैल्यूज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज ओनली वन ऑफ दीज वुड बी हैव अ मिनिमम एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इन डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स गो अराउंड ओनली इन हॉरिजॉन्टल ऑर्बिट्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए ऑप्शन जो है वो ए सही है। वाई ओनली ए इज करेक्ट? क्योंकि जब हम एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं nh/2π से, तो दिस इज बेसिकली ओनली गिवन मी द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जबकि एंगुलर मोमेंटम तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम नेट एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू नहीं बता रहे हैं, हम एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड की बता रहे हैं। तो बिकॉज बोर मॉडल गिव्स इनकरेक्ट वैल्यूज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, वो डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर पा रहा है। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक है, क्या दे रखा है? अभी एक्साइटेशन की बात कर रहा है। तो एक्साइटेशन में क्या बोलने वाले? A set of atoms in an excited state decays in general to any of the states with lower energy। कि अगर किसी एक्साइटेड स्टेट में एटम है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन है, तो हम बोलते हैं कि ज्यादा एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अनस्टेबल होगा। तो इलेक्ट्रॉन फटाफट क्या करेगा? एनर्जी लूज करके ग्राउंड स्टेट में आएगा। एनर्जी लूज करके ग्राउंड स्टेट में आएगा तो बेसिकली क्या होगा? देखो, अब वो हो सकता है कि डायरेक्टली आ जाए, ठीक है, हो सकता है वो डायरेक्टली आ जाए, हो सकता है कि वो स्टेट चेंज करता हुआ आए। दोनों पॉसिबिलिटी है ना, डायरेक्टली आने की भी है और रुक रुक के आने की भी है। ठीक है, बट जरूरी नहीं डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन हो गए? इन जनरल टू एनी ऑफ द स्टेट्स विद लोअर एनर्जी, सही बात है। इनटू अ लोअर स्टेट ओनली व्हेन एक्साइटेड बाय एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल टुगेदर साइमल्टेनियसली इनटू अ लोअर स्टेट टू एमिट फोटॉन्स ओनली व्हेन दे कोलाइड। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ठीक है, तो हमें तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही लग रहा है, इन जनरल टू एनी ऑफ द स्टेट्स विद लोअर एनर्जी, किसी भी स्टेट में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों?
अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेडियस जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो अगर अपन n के साथ प्रोपोर्शनलिटी देख रहे हैं तो वो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। थोड़ी देर पहले भी इसको एक अलग फॉर्म ऑफ क्वेश्चन में देखा था, तो करेक्ट आंसर जो है वो ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये सब क्वेश्चन जो है वो नीट में जेईई मेन में कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। ठीक है, और देखिए कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मुलेस अगर आपको ठीक से आते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ठीक से आते हैं, तो मैं बोल रहा हूं मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस आप कर सकते हो। इस क्वेश्चन को पढ़ो दोस्तों। अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल इज मल्टीपल ऑफ, अरे सिंपल सी बात है, h/4 कि h/2 सर h/2 तो 2π/h गलत है, 2h/π गलत है, π/2h गलत है, तो करेक्ट आंसर जो है वो ए ऑप्शन हो गया। तो थोड़ी सिंसियरिटी से अगर आप पढ़ते हो ना, तो आप देखो आप कितनी आसानी से कितनी फास्ट इन क्वेश्चन को सही कर पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, एनर्जी इज, अभी बताया थोड़ी देर पहले कि अगर एक लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जा रहे हैं तो क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या एमिट होगा। सो हम लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाना है तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए तो वह फोटोन को एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, मतलब करेक्ट आंसर जो है वो ए ऑप्शन हो गया। उल्टा होता तो रिलीज एमिटेड आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हम कितने क्विकली इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वन वर्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आ जाइए इस क्वेश्चन पे आ जाइए। कोई खास कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑन गोइंग टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज ऑफ बोर्स रेडियस। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 2। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 को ग्राउंड स्टेट, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, ठीक है, बोलते हैं हम। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू 2 होगी, तो वहां पे रेडियस क्या होगा, तो रेडियस किसके प्रोपोर्शनल था, n²/z के। तो हम बोल सकते हैं कि वहां पर n की वैल्यू ट्वाइस होगी, तो रेडियस जो होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, 4 टाइम्स ऑफ रेडियस के सेकंड ऑर्बिट का। तो रेडियस जो है वो कितने टाइम्स बन जाएगा सर, 4 टाइम्स बन जाएगा, राइट। तो रेडियस विल बिकम 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हर ऑर्बिट की एनर्जी के बारे में क्या कमेंट करेंगे, सेम, फिक्स, चेंजेस विद टाइम, नन ऑफ द अबव। क्या होगा, हर ऑर्बिट की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है, या नन ऑफ द अबव। जैसा कि बोर का पोस्टुलेट है, हमने पढ़ा, वापस से रिवाइज किया कि बोर का पोस्टुलेट है हर स्टेट की एनर्जी क्या होती है, फिक्स रहती है। ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं उसको हम, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इट विल बी फिक्स्ड, एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट इज फिक्स्ड। ठीक है, अब फर्क समझिएगा सेम और फिक्स्ड में। सर सेम भी तो वही बात हुई, सेम का मतलब है हर ऑर्बिट की एनर्जी सेम है, हर ऑर्बिट की एनर्जी सेम है क्या, नहीं सर, अलग अलग ऑर्बिट की अलग अलग है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला अपन ने रिवाइज किया कि जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है किसके, वो z²/n² के प्रोपोर्शनल है, मतलब n² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे मैं हायर एनर्जी स्टेट में जाऊंगा, मतलब हायर एक्साइटेड स्टेट में जाऊंगा, हायर रेडियस वाली ऑर्बिट या ऊपर जाता जाऊंगा, एनर्जी जो है वो मैग्नीट्यूड में कम होती जा रही है, या विद साइन देखेंगे तो बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। When electron moves from high energy level to lower energy level, अभी था लोअर से हायर, अब है हायर से लोअर, तो हायर से लोअर आने पे क्या होगा, तो उस एनर्जी एमिट होगी कि अब्सॉर्ब होगी। ठीक है, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। देखो आप अगर साथ साथ चलते रहोगे तो सर इस केस में तो एनर्जी एमिट होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द लाइफ टाइम ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट्स इज नॉर्मली, अब ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें लाइन मिल जाएगी आपको कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो एक्साइटेड स्टेट में बहुत ज्यादा देर नहीं रहते, दे आर नॉट वेरी स्टेबल इन दैट एक्साइटेड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फटाफट एनर्जी लूज करके ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करते हैं, और वो ऑन एन एवरेज फ्यू, हम बोलते हैं कि माइक्रो सेकेंड्स जो है ही उस ऑर्बिट में रहने की कोशिश करते हैं। फ्यू माइक्रो सेकेंड्स मतलब 10⁻⁻8 का ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो इतनी ही देर तक वो उन स्टेट्स में रहने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का रिलेशनशिप पूछ रहा है, एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का रिलेशनशिप पूछ रहा है।
तो आपको ध्यान होना चाहिए कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो E/2m टाइम्स एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। तो वो बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, वो E/2m के बराबर हो जाएगा वो रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बोर्स मॉडल एटम मॉडल अज्यूम्स, बोर के मॉडल में क्या अज्यूम किया गया है, द न्यूक्लियस ऑफ इनफाइनाइट मास एंड इज एट रेस्ट। न्यूक्लियस का मास इनफाइनाइट माना है क्या, इलेक्ट्रॉन इज इन अ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट विल नॉट रेडिएट एनर्जी, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट, ऑल द अबव कंडीशंस। तो क्या क्या माना है, क्या इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करता है क्या, नहीं करता भैया, इन विल नॉट रेडिएट एनर्जी, सही है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका मास वेरी करता है क्या, नहीं करता, ये भी सही है, ठीक है। न्यूक्लियस इज ऑफ इनफाइनाइट मास, इनफाइनाइट मास का मतलब इनफाइनाइट ही माना है बेसिकली, इसका कंटेक्स्ट क्या है, हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो बेसिकली इट लाइज इन दी सेंटर ऑफ द एटम। मतलब हमें मान करके चलते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है इट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू मास ऑफ द न्यूक्लियस। तभी हम सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सेंटर में मान पाएंगे, तभी हम मान पाएंगे इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करेगा, न्यूक्लियस मूव नहीं करेगा। तो इसलिए उस कंटेक्स्ट में ये भी सही है, मतलब जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो गया वो डी ऑप्शन हो गया है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ जे बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना है, जे के बराबर है, कितना है दोस्त, जे के बराबर है। इफ जे बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ बोर ऑर्बिट देन ऑर्बिट रेडियस इज इक्वल टू, अब ऑर्बिट रेडियस किसके बराबर होगा, अगर उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो जे के बराबर है। अब ये कैसे जवाब देंगे, तो सिंपल सी बात है, देखो कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा उसको हम mvr लिख सकते हैं, ठीक है। तो किसी ऑर्बिट में अगर एंगुलर मोमेंटम देखें वो जे है तो उसको mvr के बराबर कर सकते हैं, मतलब r किसके बराबर बन गया, j/mv के बराबर बन गया। चेक करो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, अरे सर ये तो ये ऑप्शन मैच कर गया, ये ऑप्शन मैच कर गया, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ दोस्त। अरे क्वेश्चन करो साथ साथ यार, क्वेश्चंस को एंजॉय करने की कोशिश करो, ठीक है, क्वेश्चंस को एंजॉय करो। क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखो इफ रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, क्वेश्चन पढ़ो, इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज r, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है r, तो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, फटाफट जवाब दे दो, क्या होगा थर्ड ऑर्बिट का रेडियस, अगर फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस r है तो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा। तो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस अगर मुझे निकालना है तो बेसिकली फॉर्मूला यही तो है, r नॉट rn इज इक्वल टू r नॉट इंटू n स्क्वायर बाई z। अगर वो r नॉट को r बोल रहा है और थर्ड ऑर्बिट का पूछ रहा है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस को r बोल रहा हूं तो ये r नॉट बाई z हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस क्या हो जाएगा, तो वो r नॉट बाई z इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा, इसको तो r बोल देते हैं। तो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस जो है वो 9 टाइम्स r हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये भी इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि पूछा हुआ है, ठीक है। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर क्या पूछा एंगुलर मोमेंटम। तो आप देखो कितने बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं नीट ने, ठीक है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो जेईई मेन 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आए और उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके नीट के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, ठीक है। तो मैं वो भी मिक्स करके लेके आया हूं इन क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी nth ऑर्बिट क्या होगा, सर nh/2π होगा, इसमें बोलने वाली क्या बात है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π है तो nth ऑर्बिट में क्या होना चाहिए, nh/2π होगा, ठीक है। इसमें आपके साथ एक चेंज कर सकता है, ठीक है, अगर वो nth ऑर्बिट की जगह nth एक्साइटेड स्टेट दे दे,
गलती करा सकने की एक अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं मैं आपको। अगर वो आपको nth ऑर्बिट की जगह nth एक्साइटेड स्टेट दे दे तो एक्साइटेड स्टेट एक माइनस चलती है कि फर्स्ट जो ऑर्बिट है वो ग्राउंड स्टेट है, सेकंड ऑर्बिट जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो nth एक्साइटेड स्टेट जो है वो n+1th ऑर्बिट होगी। तो उस केस में अगर आप nth एक्साइटेड स्टेट लेकर के चल रहे हो ना तो वो n+1th ऑर्बिट होगी, राइट, वो n+1th ऑर्बिट है। अगर वो n+1th ऑर्बिट है तो फिर उसमें एंगुलर मोमेंटम n+1 h/2π लिखना, ना कि nh/2π। हो सकता है दोनों ऑप्शन हो, ध्यान रखना कौन सा लिखोगे कौन सा नहीं लिखोगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन को सही से रीड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आई बिलीव आपको जल्दी करना है, बट जल्दी करने के साथ साथ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, और अगर कैलकुलेशन आ गई तो उसको बहुत पेशेंस के साथ करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे सामने। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज इतना 5.29 इंटू 10⁻11। देन रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट कितना होगा? फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस दिया है, सेकेंड का पूछा है। अरे सर इसमें क्या है, किसी भी ऑर्बिट का जो रेडियस होगा nth ऑर्बिट का वो r0 इंटू n²/z होगा, मतलब n² से मल्टीप्लाई कर दो। कौन से ऑर्बिट में हो? सेकेंड। सेकेंड मतलब सर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 का स्क्वायर 4 बन गया ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो 5.29, तो सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा? 4 टाइम्स 5.29 इंटू 10⁻11, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? 21 के आसपास बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 21.16। तो करेक्ट आंसर जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड रेडियस ऑफ स्टेबल ऑर्बिट। अब कुछ कुछ शब्द फालतू में डाल देंगे, रेडियस ऑफ स्टेबल ऑर्बिट, ये सुनकर के आदमी बोलता है अरे पता नहीं क्या पूछ लिया। कुछ नहीं पूछा है, किसी nth ऑर्बिट के रेडियस की बात कर रहा है। तो nth ऑर्बिट का रेडियस क्या होता है अपने को पता है, r² के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? डी ऑप्शन हो गया। तो आप देख सकते हो एक ही क्वेश्चन को कितने अलग 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 तरीके से पूछ रहे हैं अपन, कम से कम चौथी बार कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या बोला है? अब ये थोड़ा अलग तरह का सवाल आ गया। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन एटम इज 15 वोल्ट। देन थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ एटम क्या हो? तो यहां पे कंसेप्ट आ गया किसका? एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन पोटेंशियल या एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है? तो एक्साइटेशन एनर्जी मतलब उस स्टेट तक पहुंचने की एनर्जी, ठीक है। तो अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें कि फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अगर मैं इसको IE1 कह रहा हूं तो ये बेसिकली क्या होगा? E1 माइनस E0 होगा। इट विल बी E1 माइनस E0, फर्स्ट एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच का एनर्जी डिफरेंस। तो ये क्या होगा? E1 तो क्या होगा? E0/4, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू 2 हो गई, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? E1 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? तो E1 की वैल्यू E0/4 माइनस E0, तो ये क्या बनेगा? -3 E0/4। इसको हम बोल सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड जो है ये 3 E0/4, ठीक है। ये बेसिकली किसके बराबर आ जाएगा? दिस इज 15 वोल्ट इंटू ई। उस माइनस की टेंशन मत लीजिए क्योंकि वो एनर्जी अपने आप में वैसे नेगेटिव है, ठीक है। ईशान जी कोई भी कर सकते हो यार, PYQ सॉल्व करो और साथ साथ चलते जाओ हमारे, ठीक है। तो इसी सेशन में हम कम से कम 30-40 सवाल कर डालेंगे, 10-15 तो कर ही चुके कम से कम, ठीक है। आ जाओ। तो ये 15 V इंटू ई से क्यों मल्टीप्लाई किया? V वोल्ट दे रखा है, आयनेशन पोटेंशियल, इसको ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयनेशन एनर्जी बन जाएगा। अभी पूछ रहा है कहा कि थर्ड की, तो थर्ड की एनर्जी क्या हो जाएगी? तो ये बन जाएगा E3 माइनस E0। E3 कितना होगा? E3 कितना होगा? तो वो बन जाएगा E0/16,
ठीक है, ये कैसे कर रहे हो सर? दिखाया थोड़ी देर पहले, ई एन जो होता है माइनस ई नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर होता है, सॉरी जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होता है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये कुछ होता है। तो ये ई नॉट बाई 16 माइनस ई नॉट आ गया, तो ये कितना बन गया? दिस इज 15 बाई 16 ई नॉट। ठीक है, दिस इज 15 बाई 16 ई नॉट। अभी अगर इसको रिजॉल्व करोगे तो क्या बन गया? 15 बाई 16 ई नॉट। इसमें से 3 ई नॉट बाय 4 को अगर मैं इसको चाहूं तो 5 बाई 4 इंटू माइनस 3 ई नॉट बाय 4 लिख सकता हूं। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? तो ये बन जाएगा 5 बाई 4 इंटू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? तो आ जाएगा 75 बाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है आयनाइजेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय ई। तो बन जाएगा 75 बाई 4 वोल्ट के बराबर। ठीक है, ईशान आपके लिए कमेंट पिन कर दिया है, आप उसको जाकर के भी देख सकते हैं। ठीक है, पेंटर्स के थ्रू भी हम एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, आप उसको भी ज्वाइन करके अवेल कर सकते हैं बेनिफिट्स को। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो गया? इट बिकम 75 बाय 4 वोल्ट के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करते जाइए साथ साथ क्वेश्चन। ठीक है, 30 सेकेंड्स लीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो, the ratio of magnitude of the kinetic energy and potential energy of electron in fifth excited state of hydrogen atom। किसी एक्साइटेड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी देर पहले बात की हमने कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी मैग्नीट्यूड में टोटल एनर्जी के बराबर होती है, और काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी भी हाफ होती है पोटेंशियल एनर्जी की। तो किसी भी स्टेट में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होना चाहिए? तो सर काइनेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी तो एज पर यू मैग्नीट्यूड में हाफ हो जानी चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब करेक्ट आंसर जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितने सिंपली, अगर आपको बेसिक्स पकड़े हुए हैं आपने, आपको ठीक से आ रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चन को रिजॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? थक जाओ तो बोल देना, विल टेक अ ब्रेक। ठीक है, वैसे तो हमने कोशिश की है सेशन को छोटा ही रखें, जो स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर लंबा हो रहा है, वन शॉट के फॉर्म में जा रहा है, तो थोड़ा लेक्चर के फॉर्म में ले लीजिए। तो जैसा कि प्रिंसन ने कहा है कि हर बच्चे की सुनी जाएगी, हर बच्चे के लिए प्लेटफॉर्म बनाया, आप ही के लिए बनाया है, कुछ अलग करने की चाह यही है, इसीलिए हमने सेशन को वापस से छोटा किया है आपकी डिमांड पे। जो आपके लिए बेटर है हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आ जाइए इस क्वेश्चन पे, क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में? इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन एन एक्साइटेड स्टेट इज हैविंग एनर्जी En इज इक्वल टू माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ अलाउड ट्रांजिशन टू लोअर एनर्जी लेवल इज। अभी बहुत अच्छा सवाल है, क्या दे रखा है? किसी nth स्टेट में इलेक्ट्रॉन है जहां पे इसकी एनर्जी माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो वहां से ये अगर लोवेस्ट एनर्जी लेवल पे आ रहा है तो कितने डिफरेंट ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं? तो सबसे पहले ये समझो कि माइनस 0.85 एनर्जी जो होगी वो कौन सी स्टेट में होगी। तो अपने को पता है कि ई एन जो होगा वो माइनस 13.6 हाइड्रोजन लिया है, तो Z तो 1 हो गया, अपॉन एन स्क्वायर होगा। माइनस 0.85 इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर होगा। तो एन स्क्वायर विल कम आउट टू बी 16। ठीक है, आप डिवाइड करोगे माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय 0.85 विद अ माइनस साइन, तो दिस विल कम आउट टू बी 16। तो एन का वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगा। वैसे भी आपको याद होने चाहिए हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स।
हमें याद होनी चाहिए हाइड्रोजन की एनर्जी लेवल्स, ज्यादा नहीं तो 3-4 तो याद होनी ही चाहिए। ठीक है, एक बार बना करके मैं बता देता हूं फटाफट। सबसे लोअर मोस्ट जो होता है ई नॉट, इसकी वैल्यू होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एन की वैल्यू 1, एन इज इक्वल टू 2, जिसको हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर्मूला ये यूज करते जा रहे हैं हम जवाब देने के लिए एनर्जी क्या होगी। ठीक है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यानी कि n इज इक्वल टू 3, इसके लिए सॉल्व करते हैं तो एनर्जी जो आता है वो -1.51 लिख लो या छोड़ दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, n इज इक्वल टू 4, इसकी एनर्जी निकालते हैं फोर्थ, अगर हम बात करें फोर्थ एनर्जी लेवल की या थर्ड एक्साइटेड स्टेट की, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी -0.85 होती है, तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही तो दे रखी है। अगर आपको डेटा याद है तो बिना सॉल्व किए बोल सकते थे कि इलेक्ट्रॉन अभी कहां पे है, n इज इक्वल टू 4 में है। अब n इज इक्वल टू 4 से एक ग्राउंड स्टेट आ रहा है, यहां से एक ग्राउंड स्टेट आएगा तो कितने डिफरेंट ट्रांजिशन पॉसिबल है, या तो बैठ के गिनते जाओ, 4 में आ सकता है, 4 से 3 में आ सकता है, 3 से 2 में आ सकता है, या फिर आपको याद होना चाहिए एक फॉर्मूला कि नंबर ऑफ ट्रांजिशन पॉसिबल is basically n into n-1 upon 2। इसकी वैल्यू n into n-1 upon 2 है, जहां पर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिस स्टेट में ये है। ठीक है, तो जैसे n इज इक्वल टू 4 में है तो हमारे लिए आंसर क्या बन जाएगा, 4 into 4 minus 3, 3 upon 2, 6। तो कितने डिफरेंट ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, 6। या फिर हम इसको ऐसे भी क्वेश्चन को पूछ सकते थे कि जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा इन टर्म्स ऑफ फोटोन। एनर्जी एमिट करेगा तो मतलब उसका स्पेक्ट्रम हम देखेंगे तो हमें स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइंस नजर आएंगी, तो कितनी ब्राइट लाइंस नजर आएंगी, तो जितने डिफरेंट ट्रांजिशन पॉसिबल है उतनी लाइंस नजर आएंगी, उतने अलग डिफरेंट तरह के फोटोन्स एमिट होंगे, तो कितनी लाइंस नजर आ सकती हैं, तो आंसर क्या हो गया, इट विल बी 6। 6 डिफरेंट ट्रांजिशंस आर पॉसिबल, 6 डिफरेंट लाइंस आर पॉसिबल, तो आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम में कितनी लाइंस दिखेंगी, उसका आंसर भी 6 है। कितने डिफरेंट नंबर ऑफ अलाउड ट्रांजिशन, इसका आंसर भी 6 है। सेम क्वेश्चन, पूछने का तरीका डिफरेंट बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द nth बोर ऑर्बिट हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट म्यू n। किसी nth ऑर्बिट में अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू n। तो म्यू n a n की पावर x, तो यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, अगर म्यू n, ठीक है, कुछ a x की पावर n है, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, म्यू n है, अगर कुछ a x की पावर n है तो n की वैल्यू क्या होगी, यहां बीच में इक्वल टू का साइन होना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू क्या होगा, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता था, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है चारों तरफ, तो हम इसका एक इक्विवेलेंट करंट मान सकते हैं। ठीक है, अगर आपने गौर किया हो पिछली स्लाइड्स में बहुत सारे क्वेश्चन कर डाले यार, तो हमने यहां पर लिखा भी था कि किसी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो करंट होगा उसको E टाइम्स Vn लिख सकते हैं, E टाइम्स Vn लिख सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, आओ देखो, भूल गया सर मैं तो, ठीक है, एकदम वापस से बोलो, वापस से बोलो, तो लो भाई वापस से समझो। तो करंट जो होगा किसी ऑर्बिट में वो किसके बराबर होगा, तो सर करंट जो होगा किसी, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट करंट निकालूं तो इसकी वैल्यू E टाइम्स फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। एक रेवोल्यूशन करने में t टाइम लगता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1/t,
तो 1 सेकंड में f रेवोल्यूशन करेगा तो इसका इक्विवेलेंट कितना करंट होगा, तो वो सर E इंटू एफ के बराबर हो जाना चाहिए। बात तो सही है सर, ठीक है। तो ये जो करंट है ये बेसिकली किसके प्रोपोर्शनल आ गया, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की जगह हम चाहे तो 1 अपॉन टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं, या फिर v अपॉन 2πr लिख सकते हैं, या उल्टा बोल दिया सॉरी, हाँ v अपॉन 2πr बिल्कुल सही, v अपॉन 2πr बोल सकते हैं। 2πr/v एक रेवोल्यूशन का टाइम होगा, तो 1 अपॉन दैट विल बी फ्रीक्वेंसी। अब तो यहां से करंट किसके प्रोपोर्शनल आ गया, ये तो गायब कर देते हैं, v n और r n। अब v किसके प्रोपोर्शनल था, तो v था z/n के प्रोपोर्शनल, ठीक है। और r किसके प्रोपोर्शनल था, तो r था n²/z के प्रोपोर्शनल। तो ये जो करंट है ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया, ये हो गया z²/n³ के प्रोपोर्शनल। देखिए आपको मैं बता रहा हूं इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूं, खुद सॉल्व करता तो बहुत फास्ट सॉल्व कर रहा होता, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा बहुत टाइम टेकिंग है, ठीक है, समझ रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे। खुद सॉल्व करता तो 10 सेकंड मैं नहीं लगाता, उससे पहले कर देता, ठीक है। अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है I इंटू ए, ठीक है। I करंट हो गया, ए एरिया हो गया, तो I तो क्या बन गया, तो अगर अपन यहां प्रोपोर्शनैलिटी देख रहे हैं तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, करंट के इंटू रेडियस के स्क्वायर के। करंट किसके प्रोपोर्शनल हो गया, z²/n³ के। और r अपने आप में किसके प्रोपोर्शनल होता है, n²/z के, ठीक है। तो यहां से ये जो बोर, अगर मैग्नेटिक मोमेंट हम बात कर रहे हैं तो ये किसके प्रोपोर्शनल आ गया, तो z² कैंसिल हो जाएगा, पावर बचेगी सिर्फ एक n, मतलब ये किसके प्रोपोर्शनल है, n के, मतलब n की पावर क्या होनी चाहिए यहाँ पर, तो n की पावर जो है वो 1 होनी चाहिए। a n की पावर x लिखा है, मतलब इस x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट शुड बी 1। तो अगर, ठीक है, ये समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद नहीं रखना है, मेरी मानिएगा, याद कितना रटेंगे, ठीक है, आपको फ्यू सेकेंड्स में सॉल्व करना आना चाहिए कैसे मैंने फॉर्म बनाया है। बस ये ध्यान रखना चाहिए रेडियस की प्रोपोर्शनलिटी क्या है, एनर्जी की प्रोपोर्शनलिटी क्या है, स्पीड की प्रोपोर्शनलिटी क्या है। उसके अलावा वो टाइम पीरियड का पूछे, फ्रीक्वेंसी का पूछे, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट का पूछे, सब आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बशर्ते आपने पहले करके रख रखा हो। तो हर चीज एक बार खुद से करके जरूर देखिएगा कम से कम, फिर ही आप पेपर में अपने आप को कॉन्फिडेंट मान पाओगे कि आपसे वो पेपर में भी रेप्लिकेट हो पाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी दे करके एक्साइट कर लिया, एक्साइट कर लिया तो इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब जब वहां से वो वापस से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आता है तो क्या करता है, फोटोन एमिट करता है, एक एमिशन स्पेक्ट्रम नजर आता है। कौन सी लाइंस एमिशन स्पेक्ट्रम में नजर आएगी, तो कुछ सीरीज बनी होती है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिनको याद रखना बड़ा जरूरी है, जिनको हम लाइमन, बार्बर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड कहते हैं, ठीक है। हम्फ्री और भी ऊपर की तरफ होती है, लेकिन ये 4-5 याद रखेंगे लगभग बात बन जाती है, ठीक है। सबसे पहली चीज जो एनर्जी लेवल्स है, जैसे कि मैंने बोला था, ये पता होनी चाहिए अपने आप को। हमने इंफिनिटी पे माना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है, ठीक है। तो इंफिनिटी पे टोटल एनर्जी 0 है इलेक्ट्रॉन की, वो वहां से गिर रहा है। अब लाइमन में क्या होगा, तो लाइमन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो किसी भी n = n से n = 1 में आ रहा, मतलब वो हम बोल रहे हैं लाइमन सीरीज में होगा, वो लाइंस लाइमन सीरीज में लाई करती है, ठीक है। n = n से n = 2 में आ रहा है, मतलब हो सकते हैं वो बामर सीरीज में लाई करेंगी, बामर सीरीज विजिबल रीजन में होती है, ठीक है। और अगर वो किसी स्टेट से 3 में आ रहा है, ठीक है, या सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है तो उसको हम पास्चन में लेंगे, 4 में आ रहा है तो ब्रैकेट में लेंगे, ठीक है, 5 में आ रहा है तो पीफंड में लेंगे, 6 में आ रहा है तो हेम्फ्री में लेंगे, एंड सो ऑन, ऐसे और भी बात कर सकते हैं। बट ये 1 2 3 4 5 ध्यान रखिएगा। लाइमन मतलब 1 में आना, लाइमन मतलब 1 में आना, बामर मतलब 2 में आना, पास्चन मतलब 3 में आना, ब्रैकेट मतलब 4 में आना, ठीक है, पीफंड मतलब 5 में आना। बोलो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। कहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अभी कहां से आ रहा है भाई, तो सर किसी ना किसी एक्साइटेड स्टेट से आ रहा है, किसी ना किसी एक्साइटेड स्टेट से आ रहा है, ठीक है। अब लाइमन सीरीज जो है वो लाई करती है यूजुअली एक्सरे रीजन में, ठीक है, बामर सीरीज लाई करती है विजिबल रीजन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
ये लाई कर रहा है विजिबल में, ठीक है। पास्चन लाई करता है किसके अंदर, इंफ्रारेड में। ब्रैकेट लाई करता है किसके अंदर, तो हम हो सकते हैं कि ब्रैकेट भी इंफ्रारेड में लाई करता है, बस फर्क क्या होता है, इनको नियर और फार इंफ्रारेड कह देते हैं। जो पी फंड है वो बेसिकली लाई करता है किसके अंदर, तो पी फंड भी इंफ्रारेड में लाई करता है, ठीक है। इसके ऊपर हम माइक्रो में लाई करता है, कुछ ये नियर इंफ्रारेड में लाई करते हो, फार इंफ्रारेड में लाई करता है, ठीक है। ये याद रख सकते हैं कि 1 में आ रहा है कहीं से भी तो वो लाइमन है, 2 में आ रहा है कहीं से भी बामर है, 3 में आ रहा है तो पास्चन है, 4 में आ रहा है तो ब्रैकेट है, 5 में आ रहा है तो पी फंड है, ठीक है। इस स्लाइड को बिठा लो सबसे पहले दिमाग में कि कहां पे आया, कहां पे आया, ठीक है। अब जहां पे आया उसके हिसाब से तो लाइन डिसाइड कर ली कौन सी होगी, ठीक है। अब अगर हम ये बात करें कि हायर एनर्जी स्टेट से उस एनर्जी स्टेट में आया तो उसने एनर्जी रिलीज की, रिलीज की मतलब फोटोन एमिट किया है, फोटोन एमिट किया है मतलब एक स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी, ठीक है। तो उसकी शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, तो शॉर्टेस्ट का मतलब क्या हुआ, किसी भी सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, चाहे वो लाइमन हो, बामर हो, पास्चन हो, ब्रैकेट हो, पीफंड हो, हम्फ्री, कोई भी हो, उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी या उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगी। तो देखो शॉर्टेस्ट अपने को पता है कि फोटोन की एनर्जी जो होती है वो वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो कौन से फोटोन की वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगी, जिसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। हमें पता है कि हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे एनर्जी लेवल का डिफरेंस जो है उस स्टेट के साथ ऊपर वाली एनर्जी लेवल का वो बढ़ता जा रहा है, दो एडजेसेंट एनर्जी लेवल्स की का गैप तो कम होता जा रहा है एनर्जी गैप, लेकिन उस एनर्जी लेवल के साथ ऊपर जाने वाली एनर्जी लेवल्स का एनर्जी गैप बढ़ता जा रहा है। मतलब जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी वो बेसिकली n इज इक्वल टू इंफिनिटी से उसमें आने पर होगी, क्योंकि उस फोटोन की एनर्जी, ठीक है, मैक्सिमम होगी तो उसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी, मतलब वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी। ऐसी लॉन्गेस्ट किसकी हो जाएगी, तो लॉन्गेस्ट मतलब जिसकी एनर्जी मिनिमम होगी उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। मिनिमम मतलब जस्ट ऊपर से आने वाला, मतलब n इज इक्वल टू n प्लस 1 से n इज इक्वल टू n में आना। मतलब लाइमन के लिए बात करें तो लाइमन के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी जब इंफिनिटी से 1 में आएगा, लॉन्गेस्ट होगी जब 2 से 1 में आएगा, जस्ट ऊपर वाला 2 है ना, तो 2 से 1 लॉन्गेस्ट, इंफिनिटी से 1 शॉर्टेस्ट। फिर बिठा लो दिमाग में, शॉर्टेस्ट मतलब मैक्सिमम एनर्जी वाला, लॉन्गेस्ट मतलब मिनिमम एनर्जी वाला। शॉर्टेस्ट मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी गैप, वो तो इंफिनिटी के साथ होगा, और लॉन्गेस्ट मतलब सबसे कम एनर्जी गैप, तो जस्ट ऊपर वाले के साथ होगा। तो लाइमन के लिए 2 से 1 लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी और इंफिनिटी से 1 हम बोल रहे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें बामर के लिए, तो बामर के लिए 3 से 2 लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी और इंफिनिटी से 2 शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी। लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट की बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, किसको लॉन्गेस्ट ले रहे हैं किसको शॉर्टेस्ट ले रहे हैं भाई, ठीक है। किसको हम लॉन्गेस्ट ले रहे हैं किसको शॉर्टेस्ट ले रहे हैं, ये बड़ा कंफ्यूजिंग एरिया है, प्लीज दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। 10 सेकेंड मौन रखिए, अपने दिमाग में रिपीट कीजिए, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। शॉर्टेस्ट मतलब मैक्सिमम एनर्जी, मतलब इन्फिनिटी से आना, लॉन्गेस्ट मतलब
ठीक है, शॉर्टेस्ट मतलब मैक्सिमम एनर्जी इन्फिनिटी से आना, लॉन्गेस्ट मतलब मिनिमम एनर्जी जस्ट ऊपर वाले से आना। ये जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली फोटोन को हम सीरीज लिमिट भी कहते हैं। ठीक है, इसको सीरीज लिमिट भी कहते हैं, इसको हम सीरीज लिमिट भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है इसको फर्स्ट लाइन भी कहते हैं, और ये जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है इसको सीरीज लिमिट कह रहे हैं, इसको लास्ट लाइन भी कहते हैं। फर्स्ट सबसे पहला ट्रांजिशन, लास्ट सबसे लास्ट ट्रांजिशन। हाँ आदित्य, आज कैलोरीमेट्री करेंगे बेटा, कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन और हीट ट्रांसफर कंप्लीट करेंगे। ठीक है आदित्य, उसमें भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं फिजिक्स की। ठीक है, डोंट वरी, डोंट वरी। तो सीरीज लिमिट मतलब लास्ट लाइन, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब जस्ट ऊपर वाले से, इसको फर्स्ट लाइन भी कह रहे हैं। सीरीज लिमिट मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, फर्स्ट लाइन मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, अब कोई भी फोटोन जो एमिट होगा उसकी एनर्जी कितनी, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ दैट फोटोन। देखो समझो, हम बोल रहे हैं कि फॉर्मूला कहां से आया ये भी समझ लो। N2 से N1 में इलेक्ट्रॉन आया तो फोटोन एमिट हुआ। कितनी एनर्जी का फोटोन एमिट हुआ सर? hc बाय लैम्डा। ये किसके बराबर होना चाहिए सर? जितना एनर्जी डिफरेंस है, मतलब एनर्जी ऑफ N2 माइनस एनर्जी ऑफ N1, हायर एनर्जी स्टेट माइनस लोअर एनर्जी स्टेट। ठीक है, दिस डिफरेंस इज बेसिकली एनर्जी ऑफ द फोटोन विच इज एमिटेड। ये किसके बराबर होगा? तो En2 माइनस En1 लिख रहा हूं उसको मैं, En2 को माइनस RH Z स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस RH Z स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर लिख सकता हूं। क्या किया वो? माइनस 13.6 बेसिकली माइनस RH तो है, फिर R इज द रिडबर्ग कांस्टेंट, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया कि कितनी फोटोन की एनर्जी होगी, तो सर जितना है दोनों एनर्जी लेवल के बीच का एनर्जी डिफरेंस होगा। ठीक है, HC गेट्स कैंसिल्स आउट, तो 1 बाय लैम्डा क्या बन गया? तो 1 बाय लैम्डा इस माइनस को इस माइनस के साथ एडजस्ट कर देते हैं, दोनों में से आर जेड स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो बन जाता है 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ये जो 1 बाय लैम्डा है इसको हम यहां पे एक नाम देते हैं, वी कॉल दिस एज वेव नंबर। ठीक है, तो 1 अपॉन वेवलेंथ किसके बराबर हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया आर जेड स्क्वायर अपॉन 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। और जहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है कहां से कहां? तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है N2 से N1, तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है N2 से N1। ध्यान रखिएगा, एक मिस्टेक है यहां पे, लोग उल्टा पुट कर देते हैं। ठीक है, कि यहां पर जहां पर से आया वो पुट कर देते हैं, और जहां पे गया वो यहां पुट कर देते हैं, उल्टा है। यहां से यहां आ रहा है, N2 से N1 आ रहा है। ठीक है, तो अगर मुझसे पूछा जाए बताओ पामर की जो फर्स्ट लाइन होगी, पामर की जो फर्स्ट लाइन होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी? तो 1 अपॉन फर्स्ट लाइन ऑफ बामर। तो बामर की फर्स्ट लाइन मतलब, बामर मतलब n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है, फर्स्ट लाइन मतलब
सर फर्स्ट लाइन ऑफ बामर मतलब, तो फर्स्ट लाइन ऑफ बामर मतलब n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा आर जेड स्क्वायर, मान लेते हैं हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो z को 1 ले लिया, 1/n1 स्क्वायर, तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, वैल्यूज पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या, r 1/4 माइनस 1/9, ठीक है, तो नीचे आ गया 36, ऊपर बच गया 5r/36, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 36/5r, 1/λ निकाला है ना, दिस इज दी फर्स्ट लाइन ऑफ बामर फॉर हाइड्रोजन। ऐसे ही लास्ट लाइन निकाल सकते हैं, लास्ट लाइन मतलब सीरीज लिमिट निकाल सकते हैं, सीरीज लिमिट में क्या फर्क पड़ेगा, n2 को जहां से आ रहा है उसको इन्फिनिटी पुट कर देंगे, मतलब इसको इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, मतलब वो 4/r हो जाएगा। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस एक दो आज करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं क्योंकि समय समाप्त होने वाला है, ठीक है। आओ क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन ऑफ हाइड्रोजन इज लैम्डा, फर्स्ट मेंबर मतलब फर्स्ट लाइन, देन वेवलेंथ ऑफ सेकंड मेंबर मतलब सेकंड लाइन विल बी, अगर फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ लैम्डा है, किसकी, लाइमन, लाइमन मतलब n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है, तो फर्स्ट लाइन कौन होगी, तो फर्स्ट लाइन होगी n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1, सेकेंड लाइन कौन होगी, तो सेकेंड लाइन होगी n इज इक्वल टू 3 से 1, 2 नहीं 1, अल्टीमेटली तो 1 में आ रहा है, ठीक है, n इज इक्वल टू 3 से 1, हाँ जानते हैं अनुराग जी, तो फर्स्ट लाइन 2 से 1, सेकेंड लाइन 3 से 1, ठीक है, तो फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ क्या बोल रहा है, लैम्डा, फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ क्या बोल रहा है, लैम्डा, तो आप क्या लिख सकते हो कि 1/λ जो होगा दैट विल बी r, ठीक है, मान लेते हैं z को z ही रहने देते हैं, z स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, तो यहां से बन जाएगा 1/λ इज बेसिकली इक्वल टू, या चलो छोड़ देते हैं इसको अभी यही, ऐसे सेकंड लाइन के लिए लिखेंगे तो 1/λ डैश कह देते हैं, ये बन जाएगा rz स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, ये 1/λ डैश बन जाएगा, ठीक है, क्या करें, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो rz स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो लैम्डा डैश बाय लैम्डा बन गया, इधर बन जाएगा ऊपर ये क्या लिखा हुआ है 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4, ये क्या लिखा हुआ है 1 माइनस 1/9 मतलब 8/9, ये लिखा हुआ है 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 9/8, ठीक है, कितना बन गया 27/32, तो लैम्डा डैश कितना आ गया, इट बिकम्स 27 λ/32, चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन मैच कर रहा है, राइट, तो यहां से ए ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है, ए ऑप्शन मैच कर जाएगा, राइट, तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे, ठीक है, तो यहां तक अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर या बोर मॉडल का सारे फॉर्मुलेज देख लिए, फॉर्मुलेज के यूज देख लिए, कुछ और मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं जो कि अपन अगली क्लास में लेंगे, एंड उसके साथ साथ
न्यूक्लियर वाला जो पोर्शन है हम उसके पूरे क्वेश्चन भी साथ साथ लेते हुए चलेंगे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए यहीं तक। क्वेश्चंस तो अगेन बहुत सारे मेरे पास, बट हम आने वाले सेशन में उसको डिस्कस करेंगे, कल जब मिलने वाले हैं। ठीक है, रोज होगी फिजिक्स की क्लास। ठीक है, एक टॉपिक 12th का, एक टॉपिक 11th का, पहले एक टॉपिक 12th का कंप्लीट करेंगे, फिर एक टॉपिक 11th का पिक करेंगे। कौन कौन से टॉपिक ले रहे हैं? जो मेजरली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, जिनको और चैप्टर्स देखने हैं तो शाम को हमारी पिनाका सीरीज चल रही है, उसमें भी आप आ सकते हैं और उसके लेक्चर्स भी साथ साथ अटेंड कर सकते हैं। वो जेईई मेन और नीट दोनों के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है गाइस, इसी के साथ चलिए आज की क्लास यहीं तक। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।